Hello and welcome to this class of real analysis. I am Rafiq. In last videos we have been discussing about countable sets, equivalent sets. We proved 2 or 3 theorems related to countable sets. In one theorem we have proved that subset of a countable set is always countable. यानी अगर कोई समुच्चय काउंटेबल है, गणनीय है, तो उसका जो भी उपसमुच्चय होगा वो भी गणनीय होगा। और उस थ्योरम को रिवर्स करके अगर देखें या उसका कॉन्ट्रापोजिशन या प्रतिस्थिति बनाएं तो वो ये भी बन जाएगी कि अगर कोई सेट काउंटेबल नहीं है तो उसका सुपर सेट भी काउंटेबल नहीं होगा। जो हमने मेन थ्योरम की थी वो तो ये थी कि इफ़ सुपरसेट इज़ काउंटेबल देन सबसेट इज़ काउंटेबल, दैट इज़ इफ़ B इज़ ए सबसेट ऑफ A एंड इफ़ A इज़ गिवन काउंटेबल देन B विल ऑल्सो बी काउंटेबल। यानी अगर कोई समुच्चय गणनीय है और उसका उपसमुच्चय B है तो फिर B भी गणनीय होगा। ये हमने प्रूव किया था। हम जानते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिशन या प्रतिस्थिति क्या होता है। इफ़ S देन T, S कोई स्टेटमेंट है, कथन है, T कोई कथन है, और मान लो ये इस रूप में सही है कि S के सत्य होने पर T सत्य होता है। इफ़ S इज़ ट्रू देन T इज़ ट्रू, S देन T। अगर ये सही है तो फिर ये भी सही होता है कि नॉट T देन नॉट S। ये जो स्टेटमेंट है ये इस वाले का क्या कहलाता है? प्रतिस्थिति। या कॉन्ट्रापोजिशन। ये सही होगा तो ये भी सही हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सेट is differentiable, then if a function is differentiable then it is continuous also। ये हमने थ्योरम पढ़ी है या पढ़ लेंगे आगे अगर नहीं पढ़ी होगी तो। अवकलनीय फलन हो कोई तो वो संतत भी होता है, ये बात सही है। तो इसका कॉन्ट्रापोजिशन क्या बनेगा? इफ नॉट कंटिन्यूस देन नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये ऑलवेज होता है कि अगर कोई थ्योरम वन वे है, एक साइड से सही है कि S के सत्य होने पर T सत्य होता है, तो इसका जस्ट कन्वर्स तो सत्य हो ये ज़रूरी नहीं होता। जस्ट कन्वर्स क्या होता? T के सत्य होने पर S सत्य होता है, T देन S। अगर S देन T सही है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि T देन S सत्य हो। तो ये तो हम कहें इसको अपने शब्दों में, इस S देन T का जस्ट कन्वर्स, और इसे हम कहें इसका कॉन्ट्रापोजिशन या प्रतिस्थिति। तो किसी भी वन वे स्टेटमेंट का जस्ट कन्वर्स सही हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी कॉन्ट्रापोजिशन ऑलवेज सही होता है। जैसे डिफरेंशिएबल देन कंटिन्यूस, ये सही है, लेकिन कंटिन्यूस देन डिफरेंशिएबल ये सही नहीं है। हर अवकलनीय फलन संतत होता है, ये सही है, लेकिन हर संतत फलन अवकलनीय होता है, ये सही नहीं है। लेकिन इसको इधर और इसको इधर लाके और नॉट लगा दें, यानी नेगेटिव स्टेटमेंट कर दें, तब ऑलवेज सत्य होगा। अगर ये सही है तो ये भी सही होगा। ये क्या है? इफ़ नॉट कंटिन्यूस देन नॉट डिफरेंशिएबल। अगर कोई फलन सतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा। आउट ऑफ मैथमेटिक्स अगर हम उदाहरण से समझें तो अगर x बिलोंग्स टू R देन x बिलोंग्स टू I, ये और स्टेटमेंट ऑलवेज सत्य होता है। हेयर R डिनोट, द सिंबल R डिनोट्स राजस्थान एंड द सिंबल I डिनोट इंडिया। तो इसका मतलब है कि अगर कोई राजस्थान में बिलोंग करता है तो वो इंडिया में बिलोंग अवश्य करेगा। लेकिन अगर इसका हम जस्ट कन्वर्स करें, x बिलोंग्स टू इंडिया देन x बिलोंग्स टू राजस्थान, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका
कॉन्ट्रापोजिशन अगर बनाएं तो ये सही होगा, यानी कि राइट वाले को लेफ्ट में और लेफ्ट वाले को राइट में करके नेगेटिव स्टेटमेंट बना दें, यानी इफ़ एक्स डजेंट बिलोंग टू इंडिया देन एक्स डजेंट बिलोंग टू राजस्थान। अब सही है, ये सही है कि जो राजस्थानी होता है वो भारतीय भी होता है, तो फिर ये भी सही होगा कि जो भारतीय नहीं है वो राजस्थानी नहीं होगा। ये जो अपना टॉपिक चल रहा है काउंटेबल सेट, उससे थोड़ा हटके मैंने एक पॉइंट डिस्कस कर दिया कि जो वन वे स्टेटमेंट होते हैं उनका कंट्रापोजिशन क्या होता है, कैसे बनता है, और ये अगर सत्य है तो ये ऑलवेज सत्य होता है। इसका यूज़ हम अपने चल रहे टॉपिक में करें तो हमने थ्योरम ये प्रूव कर ली थी कि सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल, यानी अगर सुपर सेट काउंटेबल है तो सबसेट काउंटेबल होगा। ये सही है, लेकिन इसका जस्ट कन्वर्स करें तो वो बात सही नहीं होगी। यानी अगर कोई सबसेट काउंटेबल है तो सुपर सेट भी काउंटेबल होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका कॉन्ट्रापोजिशन बनाएं, यानी इस वाले को इधर और इस वाले को इधर ला के और नॉट लगा दें, तो ये बनेगा कि इफ़ सबसेट इज़ नॉट काउंटेबल देन सुपर सेट इज़ नॉट काउंटेबल। तो ये इसी थ्योरम का पार्ट बन जाएगा। तो एक थ्योरम तो ये थी कि गणनीय समुच्चय का उपसमुच्चय भी गणनीय होता है। दूसरी थ्योरम जो इसी से निकल के आती है वो ये हो जाती है कि अगणनीय यानी नॉट काउंटेबल सेट का सुपर सेट भी अगणनीय होता है। यानी अगर कोई एक छोटा सेट अनकाउंटेबल सिद्ध हो जाए तो फिर उसका सुपर सेट कोई भी हो वो अनकाउंटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल ओपन इंटरवल 0 to 1 अनकाउंटेबल होता है। अब कैसे होता है ये बाद में देखा जाएगा। ये अनकाउंटेबल है, इसका सुपर सेट है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर, तो ये भी अनकाउंटेबल होगा। या ओपन इंटरवल 0 to 1 का सुपर सेट है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। अगर हम ये प्रूव कर लें कि ओपन इंटरवल 0 to 1 काउंटेबल है, देन ये काउंटेबल नहीं है, देन ये प्रूव हो जाएगा कि क्लोज इंटरवल भी काउंटेबल नहीं है। यानी कोई भी सेट अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो काउंटेबल नहीं है तो उसका सुपर सेट हमेशा वो भी काउंटेबल नहीं होगा। तो ये सबसेट और सुपर सेट वाली थ्योरम हमने की थी। इसके अलावा जो एक और थ्योरम की थी वो यूनियन से रिलेटेड थी कि अगर ए और बी दो सेट काउंटेबल हैं, ए एंड बी बोथ आर काउंटेबल, देन देयर यूनियन ए यूनियन बी इज ऑल्सो काउंटेबल। दो समुच्चय गणनीय हो तो उनका यूनियन भी गणनीय होता है। और जैसा कि आपको याद होगा पिछले वीडियोस में देखा होगा कि ये थ्योरम 5 केसेस लेकर हमने प्रूव की थी। अब अगर हम इस थ्योरम को और जनरलाइज करें तो केवल दो की बात नहीं है, अगर 3 सेट काउंटेबल होते तो उनका यूनियन भी काउंटेबल होता, 4 सेट काउंटेबल होते तो उनका भी यूनियन काउंटेबल होता। इनफैक्ट फाइनाइट नंबर में या काउंटेबल नंबर में कितने भी काउंटेबल सेट्स हों उन सबका यूनियन भी काउंटेबल होता है। फॉर एग्जांपल A1 A2 अप टू इन्फिनिटी, दिस इज ए काउंटेबल फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट्स या काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स। गणनीय समुच्चयों का अपरिमित संग्रह है, और अपरिमित में गणनीय है। जैसे अपरिमित जो समुच्चय होते हैं वो गणनीय भी हो सकते हैं, अगणनीय भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट सेट्स जो है वो काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। तो ये काउंटेबल सेट है। तो इसमें मान लो कि हर सेट अपने आप में काउंटेबल है, तो इन सब का यूनियन भी, यानी यूनियन ऑफ ऑल an n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये सेट भी फिर काउंटेबल आ जाएगा अगर ये सब काउंटेबल थे तो। इस बात को दो सेट वाला जो प्रमेय हमने किया था कि दो काउंटेबल हैं तो उनका यूनियन भी काउंटेबल होगा, उसी को यूज़ करके बार बार, और अगर इनफाइनाइट वाला केस हो तो मैथमेटिकल इंडक्शन से, यानी थ्योरी ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि गणितीय आगमन सिद्धांत से हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि काउंटेबल फैमिली
ऑफ काउंटेबल सेट्स का यूनियन भी काउंटेबल होता है। मतलब जो हमने थ्योरम प्रूव की थी वो दो सेट के लिए थी यूनियन की थ्योरम, वो थ्योरम परिमित संख्या में कितने भी काउंटेबल सेट्स हों उनके लिए भी सही है, यानी उनका यूनियन भी काउंटेबल होगा, और काउंटेबल नंबर में अपरिमित काउंटेबल सेट्स हों तो उनका यूनियन भी काउंटेबल होगा। ये बात भी सही है, दो के लिए भी सही है, फाइनाइट के लिए भी सही है, और इनफाइनाइट काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए भी यूनियन वाली थ्योरम सही होती है। इसको बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इजीली प्रूव किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि कम महत्वपूर्ण है इसलिए हम इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं, केवल इसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो स्टेटमेंट इस थ्योरम का ही होगा कि यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, मीन्स गणनीय समुच्चयों के गणनीय संग्रह का संघ भी गणनीय होता है। तो परिमित संख्या में हो चाहे अपरिमित संख्या में, लेकिन अपरिमित गणनीय हो तो उनका यूनियन भी काउंटेबल होता है। ये बात इस थ्योरम में है। तो ये यूनियन की थ्योरम भी हमने प्रूव कर ली है। अब हम आते हैं काउंटेबल सेट्स के एक दो एग्जांपल्स पर। हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है कैपिटल Z वो काउंटेबल होता है, Z इज काउंटेबल। हम जानते हैं कि Z जो होता है उसे हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। Z जिसमें कि सभी इंटीजर्स होते हैं, अगर हम ऐसे दिखाएं कि 0 बीच में, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स इधर और -1 -2 -3 एंड सो ऑन नेगेटिव इंटीजर, तो ये पूरा Z है। इसे काउंटेबल प्रूव करना है तो हम इस Z को तीन सेट्स के यूनियन के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। Z में तो ये ऑल इंटीजर्स होते हैं, 0, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। इसके तीन सेट बना दिए। नेगेटिव इंटीजर्स का अलग सेट बना दिया जिसको नाम दे दिया n-। इसमें जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका अलग सेट बना दिया, वो कैपिटल N होता ही है उसका सिंबल, और एक 0 का अलग सेट बना दिया। तो हम देख रहे हैं कि इन तीनों का यूनियन Z प्राप्त हो जाएगा। तो Z कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ दीज थ्री सेट्स। अब इन तीन सेट्स को एक बार तो हम अलग अलग काउंटेबल प्रूव कर लें, फिर जब तीनों काउंटेबल प्रूव हो जाएंगे तो फिर इनका यूनियन भी काउंटेबल हो जाएगा। पहले n- को काउंटेबल प्रूव करने के लिए हमें केवल ये बताना है कि ये कैपिटल N के तुल्य है। जो भी कैपिटल N या कैपिटल N के किसी उपसमुच्चय के तुल्य होता है वो काउंटेबल होता है बाय डेफिनेशन ऑफ ए काउंटेबल सेट। तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर दें n से n-1 में। n में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, और n- जो सेट हमने नाम दिया उसमें एलिमेंट्स है -1 -2 -3 सो ऑन। तो अगर हमें ये बताना है कि ये फंक्शन एक ही की आच्छादक होगा तो बहुत सिंपल है कि 1 की इमेज -1, 2 की इमेज -2, 3 की इमेज -3 एंड सो ऑन। व्यापक रूप में फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी fn = -n फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N। तो ये दिख रहा है कि ये फंक्शन एक ही की आच्छादक है, और क्योंकि ये फंक्शन एक एक की आच्छादक है इसलिए n और n- ये दोनों सेट इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तुल्य हो जाएंगे, और कोई भी सेट n के तुल्य हो गया तो वो गणनीय हो गया। इस तरह से तो ये प्रूव हो गया कि ये जो नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है n-, ये काउंटेबल है। दूसरी बात, ये वाला जो सेट है ये खुद n है, तो ये तो हम ऑब्वियसली है कि n के इक्विवेलेंट होता है। अगर डिफाइन ही करना चाहें तो फंक्शन की डेफिनेशन में n से n में डिफाइन करनी पड़ेगी, और फंक्शन की परिभाषा हो जाएगी fn = n। तो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3 तो हो जाएगा। तो ये बहुत ऑब्वियस है, इसलिए डायरेक्टली लिख दिया है कि n खुद n के काउंटेबल इक्विवेलेंट होता है और इसलिए n काउंटेबल होगा। तो नेगेटिव इंटीजर्स का सेट काउंटेबल हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट काउंटेबल होता ही है, और ये जो है सेट ऑफ सिंगल एलिमेंट 0 ये एक फाइनाइट सेट है और इसलिए ये काउंटेबल होगा।
तो z 3 समुच्चयों के यूनियन के रूप में लिखा और तीनों को हमने अलग अलग देख लिया कि वो काउंटेबल हैं। अब जब तीनों काउंटेबल हैं तो तीनों का यूनियन भी काउंटेबल होगा बाय द थ्योरम ऑफ यूनियन। जो हमने यूनियन से रिलेटेड थ्योरम की थी उसमें यह था कि कितने भी समुच्चय काउंटेबल हों उनका यूनियन भी काउंटेबल होता है अगर उन समुच्चयों की संख्या काउंटेबल है तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि z काउंटेबल होगा। z को हमने 3 हिस्सों में बांट लिया, नेगेटिव इंटीजर्स का सेट, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट और सेट ऑफ ज़ीरो। सेट ऑफ ज़ीरो फाइनाइट होने के कारण काउंटेबल है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट अपने आप में कैपिटल N है तो ये कैपिटल N के तुल्य होगा ही और इसलिए काउंटेबल है। और ये नेगेटिव इंटीजर्स का सेट भी कैपिटल N के तुल्य है क्योंकि हमने एक एक ही आच्छादक फलन डिफाइन करके बता दिए। तो तीनों जब काउंटेबल हो गए तो तीनों का यूनियन अर्थात z भी काउंटेबल होगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि z कैसे काउंटेबल होता है। z को काउंटेबल प्रूव करने उस बात को फिर यहाँ कंक्लूड कर दिया कि n माइनस n और 0 सेट ऑफ 0 तीनों काउंटेबल है, अतः z जो कि इन तीनों का यूनियन है वो भी काउंटेबल होगा। इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको यूनियन वाली थ्योरम का यूज़ करके किया है और इसको हम डायरेक्टली करें तो हम सीधे एक फंक्शन f डिफाइन कर सकते हैं z से n में या n से z में जो एक एक ही आच्छादक बताया जा सके। जैसे हम जानते हैं कि z में ये हैं और n में क्या होते हैं, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। तो n में जो ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हम क्या चाहेंगे यहाँ पर कि n से z में या z से n में एक फंक्शन डिफाइंड हो जाए। तो हम z से n में किया है यहाँ पे। अब कैसा फंक्शन डिफाइन करना चाहेंगे, z से n में ऐसा फलन डिफाइन करना चाहेंगे जो एक एक ही आच्छादक सिद्ध किया जा सके। प्रयास करके देखें एक एक ही आच्छादक फलन कैसा बनेगा कि z के हर अवयव की n में अद्वितीय इमेज हो और ये फंक्शन आच्छादक भी होना चाहिए, यानी n का के हर अवयव की z में प्री इमेज भी हो, यानी एक एक का एक एक से रिलेशन हो जाए। तो उसका तरीका हम ये कर सकते हैं कि z के जो एलिमेंट्स हैं पॉजिटिव वाले हैं, जैसे z के एलिमेंट 1 का संबंध हम कर दें उसके दुगने से, 2 का 4 से, 3 का 6 से एंड सो ऑन। तो इसमें कैपिटल N के सारे इवन नंबर्स कंज्यूम हो जाएंगे। फिर इनका संबंध हम ऑड से कर दें, 0 का, यहाँ पे फंक्शन को सिस्टमेटिक अगर लिखें तो इस तरह से लिखा जाएगा। फंक्शन की हमने डेफिनेशन लिख दी, पहले डेफिनेशन को समझ लें और वो कैसे बनाइए। उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम चाहेंगे कि 0 का रिलेशन किससे हो जाए, क्योंकि इवन नंबर तो यहाँ आ गए तो ऑड नंबर यानी 1 से, -1 का, 3 से, -2 का, 5 से, -3 का, 7 से, तो इसमें इवन नंबर आ जाएंगे। तो नियम तुम खुद बना सकते हैं कि क्या नियम बन गया। हमने ऐसे z के एलिमेंट्स को n के एलिमेंट से एसोसिएट कर दिया। तो यहाँ पर पॉजिटिव की इमेज तो क्या रही है, उससे दोगुना, और नेगेटिव की इमेज एंड 0 की इमेज क्या रही है। अगर हम देखें कि 0 का 1 से, -1 का 3 से, -2 का 5 से क्या संबंध है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये -3 है, इसका माइनस हटा दो तो 3 हो जाएगा, और 3 का दुगना करें तो 6 और उसमें 1 जोड़ें तो 7। 2 का माइनस हटा दो तो 2 हो जाएगा, 2 का दुगना 4 और 1 मैंने माइनस हटा के दुगना करके 1 जोड़ो तो संबंध बन जाता है। तो इस तरह से हमें फंक्शन की डेफिनेशन ये बन गई, f फ्रॉम z इंटू n। फंक्शन की डेफिनेशन ये होगी कि किसी भी z के एलिमेंट n का n z में है, z के एलिमेंट n की इमेज कैपिटल N में क्या आएगी। तो 2 हिस्सों में हमने डिफाइन किया है। अगर ये n पॉजिटिव हुआ तब तो इमेज आएगी इसका दोगुना, जब n पॉजिटिव हो, और जब n नेगेटिव या 0 हो तो n की इमेज आएगी -2n + 1।
तो हम देखेंगे कि इस डेफिनेशन से z के किन किन अवयवों की इमेज n के क्या क्या अवयव आएंगे। तो पॉजिटिव के लिए तो उसका दुगना आ जाएगा, 1 की इमेज 2, 2 की 4, 3 की 6 एंड सो ऑन। -1 की 3 आ जाएगी इस परिभाषा में, n की जगह -1 रखो तो ये 3 आ जाएगा, n की जगह इसमें -2 रखो तो 5 आ जाएगा, n की जगह -3 रखो तो 7 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ऊपर वाली लाइन में z के सभी अवयव हैं और नीचे वाली लाइन में n के सभी अवयव हैं और एक एक का एक एक से रिलेशन हो गया, यानी एक एक की आच्छादक फलन बन गया। कैपिटल N के ऑड नंबर्स तो इधर आ गए 1 3 5 7 और इवन नंबर इधर आ गए 2 4 6 और एक एक का एक एक से रिलेशन बन जाता है। और इसलिए क्योंकि z से n में जो फलन हमने डिफाइन किया वो एक एक ही आच्छादक हो गया, तो हम कहेंगे कि z और n तुल्य हैं। और कोई भी समुच्चय अगर n के तुल्य है, कैपिटल N के, तो वो गणनीय होता है। तो इस तरह से भी हम z को काउंटेबल प्रूव कर सकते हैं। ये हमने दो तरीके से प्रूव किया है, एक तो z को 3 सेट्स के यूनियन में बांट के और तीनों को अलग अलग काउंटेबल प्रूव करके प्रूव कर दिया कि z काउंटेबल होगा, और दूसरा हमने सीधे ही z से n में एक फंक्शन डिफाइन करके उस फंक्शन को एक एक ही आच्छादक प्रूव कर दिया। वैसे मोटे तौर पर सोचने पर ऐसा लगता है कि रेखिक एक एक ही आच्छादक फलन तभी बनता है जब दोनों तरफ अवयवों की संख्या बराबर होती है। तो परिमित केस में तो वो सही होता है, लेकिन अपरिमित केस में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि, और अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये आश्चर्यजनक बात भी लगेगी, अगर हम वैसे देखें तो n में जो अवयव होते हैं उनसे दुगने से भी ज़्यादा एलिमेंट z में होते हैं। दुगने से भी ज़्यादा क्यों? क्योंकि जो n में होते हैं वो तो होते ही हैं z में, फिर उनके नेगेटिव और होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और एक एलिमेंट 0 भी होता है। तो अगर हम इस तरह से विश्लेषण करें n का और z का, तो ऐसा लगेगा कि n में जितने हैं उनसे दुगने से भी एक ज़्यादा एलिमेंट z में है। लेकिन अगर हम फंक्शन डिफाइन करके बता रहे हैं तो एक एक का रिलेशन एक एक से हो जाएगा, ना इधर कोई खाली रहेगा ना इधर कोई खाली रहेगा, यानी जितने उससे ये लगेगा कि जितने इसमें हैं उतने ही इसमें हैं। हमने बना के बता दिया, एक एक का संबंध एक एक से हो गया। z के हर पॉजिटिव नंबर का संबंध n की सम संख्याओं से हो गया और z के हर नेगेटिव नंबर का संबंध n0 का संबंध विषम संख्याओं से हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 1 on 2 फंक्शन बन गया। और इस 1 1 on 2 फंक्शन को एक बार और मैं चित्रित करना चाहूँ तो जैसे हम फंक्शन को चित्रित करते हैं, ये z है और ये n है, तो z में है 1, उसका संबंध किससे होगा? उसके दुगने से, 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से एंड सो ऑन। उसके बाद -1 का, -1 का किससे आया था? 3 से, 0 का 1 से, -2 का 5 से एंड सो ऑन। ऐसे हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि z में जितने उतने n में, तभी तो एक एक के हिस्से में एक एक आ रहा है। तो इस विज़न को भी दिमाग में क्लियर करें कि जब इनफाइनाइट सेट्स होते हैं तो हम ये नहीं कहते कि अवयवों की संख्या बराबर है या दुगनी है। अगर उनमें बाइजेक्शन बन जाता है, एक एक ही आच्छादक फलन बन जाता है, तो वो तुल्य हो जाते हैं, और जब वो n के कोई तुल्य हो जाता है तो काउंटेबल हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि z काउंटेबल है। एक और एग्जांपल, जब हमने z का कर लिया तो होल नंबर्स वाले को भी आसानी से कर सकते हैं। w जो होता है, हम जानते हैं कि w में 0 होता है और उसके बाद सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब हम सिद्ध करना चाहें कि ये w काउंटेबल है, तो हमें w और n को तुल्य बताना होगा। n में 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये होते हैं, 0 नहीं होता है, ये होल नंबर्स का सेट w है। अब हम बताना चाहते हैं कि w भी काउंटेबल है, तो हमें w को n के तुल्य बताना है। वैसे अगर देखेंगे तो w में n से एक अवयव ज़्यादा है, लेकिन अगर हम एक एक ही आच्छादक फलन बनाएंगे तो बन जाएगा n से w में या w से n में। जैसे अगर w से n में बनाएं फंक्शन तो कैसे इमेज रखें?
W के किस अवयव की इमेज कैपिटल N का कौन सा अवयव रखें, तो सीधे सीधे रख दो, 0 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से, एंड सो ऑन। तो दिख रहा है कि हर एलिमेंट के लिए इसमें एक इमेज है और n के हर एलिमेंट के लिए W में उसकी प्री इमेज है, तो ये फंक्शन 1, 1 और 2 बन जाएगा। फंक्शन को नियम रूप में डिफाइन करें तो कैसे बनेगा, W के हर एलिमेंट की इमेज n में क्या आ रही है, उससे एक ज़्यादा, तो इस तरह से W n के तुल्य हो गया और ये भी W भी गणनीय हो गया। इस बात को यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, f फ्रॉम W इंटू एन, एफ एन इजिकल टू एन प्लस 1, हर अवयव की इमेज क्या होगी, उससे एक अधिक, फॉर ऑल n बिलोंग टू W। तो इसमें ये ऊपर वाली पंक्ति की में W के एलिमेंट्स हैं, नीचे उनकी इमेज है जो कैपिटल N के एलिमेंट्स हैं, और ये फंक्शन एक एक की आच्छादक डायरेक्टली दिख ही रहा है, और क्योंकि W कैपिटल N के एक एक की आच्छादक हो गया, यानी कैपिटल N के तुल्य हो गया, तो फिर W गणनीय है या काउंटेबल है। तो इस तरह से हमने 2-3 सेट्स को आज काउंटेबल प्रूव किया है, सीधे फंक्शन डिफाइन करके भी और यूनियन वाली थ्योरम का यूज़ करके भी। तो Z Q नहीं प्रूव किया, Q को हम अगले वीडियो में प्रूव करेंगे। यहाँ पर हमने Z को और W को काउंटेबल प्रूव किया है। थैंक्स टू ऑल। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।